तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की ये सेकंड वीडियो है जिसमें फिजिक्स में हमने पहले कार्य ऊर्जा प्रमेय वर्क एनर्जी थ्योरम कर चुके थे। ठीक है, आज की वीडियो में हम संघट्ट पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। संघट्ट क्या होता है, ठीक है। संघट्ट के बाद में हम देखेंगे कि पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट उसकी जो टाइप है वो क्या है, अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है, और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं वो है आपका एक विमीय तल में प्रत्यास्थी संघट्ट। ये पूरा आपका डेरिवेशन है जिसमें हमें वेग, दो वेग की वैल्यू निकालनी होती है, एक V1 और एक V2। तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले संघट्ट के बारे में। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। संघट्ट, कॉलिजन। संघट्ट के बारे में अगर आपसे बात की जाए तो संघट्ट का जो मीनिंग है कॉलिजन का वो होता है टक्कर। ठीक है, किन्हीं दो चीज़ों की टक्कर होना है, दो पिंडों का, दो अणुओं का आपस में टकराना। तो जब दो पिंड आपस में एक दूसरे से कुछ समय के लिए टकराते हैं, ठीक है, दो पिंड लिए हमने और वो आपस में कुछ समय के लिए क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। दो पिंड लिए और वो आपस में एक कुछ समय के लिए, यानी कि उनके बीच का जो अंतराल है वो थोड़ा सा है, बहुत ही सूक्ष्म अंतराल के लिए, समय के लिए टकराते हैं, तो इसे संघट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? संघट्ट कहते हैं। बहुत ही इजी डेफिनेशन है। संघट्ट में निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। संवेग जो संघट्ट में निकाय का रेखीय संवेग है वो कैसा रहता है? संरक्षित रहता है। ये न्यूटन के नियम की एक वीडियो है, उसमें ये वाला आपको मिल जाएगा। न्यूटन निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ये रेखीय संवेग जो संरक्षित रहता है इसकी वीडियो मैं बना दूंगा अभी, और उसे भी आप देख लीजिएगा। रेखीय संवेग यानी कि P जो होता है वो हमारा संरक्षित रहता है। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रकार के संघट्टों में संघट्ट प्रक्रिया में भाग लेने वाले पिंड या निकाय की प्रकृति परिवर्तित नहीं होती। भाई कुछ टाइप्स के ऐसे संघट्ट होते हैं जिनमें क्या होता है कि संघट्ट की प्रोसेस में, यानी कि उस टक्कर में जो भाग ले रहे हैं पिंड या निकाय, उनकी जो प्रकृति होती है वो परिवर्तित नहीं होती। उनकी जो प्रकृति है, उनकी जो नेचर है उनका, वो चेंज नहीं होता। इस प्रकार के संघट्टों को प्रकीर्णन, स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग कहते हैं। जबकि कुछ संघट्टों में संघट्ट के पश्चात पिंड का या निकाय का संघट्ट से पूर्व की स्थिति से भिन्न होता है, इसे संघट्ट की प्रतिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संघट्ट की प्रतिक्रिया। तो जिसमें परिवर्तन नहीं होता टक्कर से पहले, टक्कर के बाद भी, वो क्या होते हैं? आपके प्रकीर्णन कहलाते हैं, संघट्टों का प्रकीर्णन। और जिसमें हो जाता है, भिन्न होता है, उसे प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं संघट्ट कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। देखिए, संघट्ट सबसे पहला जो है वो है पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट। क्या होता है पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट? इलास्टिक कोलिजन। देखो क्या होता है इसका मतलब, यदि संघट्ट से पहले निकाय या कणों की गतिज ऊर्जा और संघट्ट के पश्चात निकाय कणों की गतिज ऊर्जा समान है तो संघट्ट पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि संघट्ट से पहले की गतिज ऊर्जा और संघट्ट के बाद की गतिज ऊर्जा दोनों की बराबर है, यानी कि दो पिंड की जो गतिज ऊर्जा है पहले ही, वो कुछ गति से चल रहे हैं, वो टकराए, आपस में एक दूसरे से टकराए। जब एक दूसरे से टकराए उसके बाद की जो उनकी गति ऊर्जा आई उसका भी योग कैसा है? सेम है ना भाई। मान लिया इसकी गति ऊर्जा पहले 2 थी और इसकी गति ऊर्जा 3 थी, तो टोटल मिला के कितनी है? 5 है। और अब इनके बाद इसकी गति ऊर्जा टक्कर के बाद 1 हो गई है और इसकी 4 हो गई है। ठीक है, तो भी 5 है, यानी कि सेम, उनका योग सेम रहना है। ठीक है, यानी कि वो संरक्षित रहेगी। इसका मतलब क्या होता है कि गति ऊर्जा क्या रहेगी? संरक्षित रहेगी। अर्थात इस प्रकार के संघट्ट में गति ऊर्जा व रेखीय संवेग क्या होता है? संरक्षित रहता है। भाई आप ही सोचो, वेलोसिटी का जो योग है वो संरक्षित रह रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी पर ही तो डिपेंडेंट है गति ऊर्जा और संवेग। क्यों? क्योंकि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? P = m/v, और गति ऊर्जा का क्या होता है? K = ½ mv²। तो दोनों में कॉमन चीज क्या है? m दोनों में कॉमन v भी है, लेकिन दोनों में कॉमन चीज देखो आपको जो चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। वस्तु का जो द्रव्यमान है वो तो चेंज नहीं होगा। चेंज क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। चेंज क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसमें क्या होता है पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट में? बहुत ही इजी डेफिनेशन है। क्या कि यदि संघट्ट से पहले निकाय की जो गतिज ऊर्जा है और संघट्ट के बाद की जो निकाय की गतिज ऊर्जा है वो दोनों क्या रहें? समान रहें, यानी कि उनका रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा संरक्षित रहे, तो इस प्रकार का जो संघट्ट होता है वो क्या कहलाता है? पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है कि मतलब ये कहाँ पे प्रोसेस चल रही होती है? तो गति सिद्धांत के आधार पर गैस के अणुओं के बीच संघट्ट। ठीक है भाई, आपने गैस के अणुओं के बारे में पढ़ा होगा। एक इस प्रकार से एक पात्र ले लेते हैं जिसमें आदर्श गैस भरी होती है,
तो उनमें जो अणु आपस में टकरा रहे होते हैं, दीवार जो बर्तन की दीवार का एक डेरिवेशन है 11th क्लास में, तो उसमें जो प्रोसेस चल रही होती है वो संघट्ट की प्रोसेस चल रही होती है पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट की। यानी कि जो अणु टकरा रहे होते हैं उनका टकराने के पहले और टकराने के बाद की जो गतिज ऊर्जा होती है वो संरक्षित रहती है, यानी कि पहले की गतिज ऊर्जा बराबर रहती है बाद की गतिज ऊर्जा के। परमाणु व नाभिक का संघट्ट, परमाणु और नाभिक के बीच में जो संघट्ट होता है, ठीक है, टक्कर होती है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व अल्फा जैसे कणों के बीच में संघट्ट, तो इन सब में क्या होता है, पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट होता है, ठीक है। यानी कि देखो, अगर बात करें कि किसी निकाय का जो द्रव्यमान है वो m1 व m2 है, एक निकाय ये लिया, एक निकाय ये लिया, इसका जो द्रव्यमान है वो m1 है, इसका जो द्रव्यमान है वो m2 है, इसका जो वेग है वो u1 है, इसका जो वेग है वो u2 है। तो ये टक्कर से पहले का है। जब टक्कर हो गई और उसके टक्कर के बाद क्या हो गया, द्रव्यमान तो इनका सेम रहेगा m1 और इसका m2 रहेगा, लेकिन इनका वेग क्या हो गए, v1 हो गए और इसका वेग क्या हो गया, v2 हो गया। तो दोनों के संवेगों की बात करें तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या मतलब क्या हुआ, संरक्षित रहता है। इसका मतलब टक्कर से पहले का कुल संवेग यानी कि m1u1 प्लस m2u2 बराबर होगा m1v1 प्लस m2v2 के। इसी प्रकार से गतिज ऊर्जा भी सेम 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर बराबर रहेगी 1/2 m1v1 स्क्वायर के प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर के, ठीक है। ये हो गया गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम और ये हो गया संवेग संरक्षण का नियम। आगे चलते हैं, आगे क्या है, अप्रत्यास्थ संघट्ट। भाई अप्रत्यास्थ संघट्ट में एक छोटी सी चीज चेंज हो जाती है, बस क्या कि अप्रत्यास्थ संघट्ट में यदि संघट्ट के पश्चात निकाय की गति ऊर्जा संघट्ट से पूर्व निकाय की गति ऊर्जा से कम या अधिक होती है तो ऐसे संघट्ट को अप्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। बेसिकली आपको एक चीज याद रखनी है कि जो पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट होता है उसमें गतिज ऊर्जा व रेखीय संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं, टक्कर से पहले भी और टक्कर के बाद दोनों समय बराबर रहते हैं। लेकिन अप्रत्यास्थ संघट्ट में जो गतिज ऊर्जा होती है वो संरक्षित नहीं रहती है, वो कैसी होती है, चेंज हो जाती है। यानी कि इसमें रेखीय संवेग तो संरक्षित रहता है, बचा हुआ रहता है, सेफ रहता है, लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, ठीक है। ये वाली बात आपको याद रखनी है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रही यानी कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड हो चुकी है, एक्स्ट्रा एनर्जी चेंज हो चुकी है, ठीक है। ये दोनों हो गए आपके अप्रत्यास्थ संघट्ट और पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। उसके बाद है एक विमीय तल में प्रत्यास्थी संघट्ट। एक विमीय तल में प्रत्यास्थी संघट्ट, इस डेरिवेशन को समझने से पहले आपको एक बात बता दूं कि आगे चल के अभी जो मैथमेटिकल फिजिक्स है उसमें आपने देखा होगा ग्रेड आता है, आपने देखा होगा डाइवर्जेंस है, ठीक है, ये और एक है कर्ल, ठीक है। ये चीज़ें आपको दिक्कत देंगी, ग्रेड, डाइवर्जेंस और कर्ल, और ये सब डिनोट की जाती हैं इसी से। भाई एक ही है ये सदिश, एक ही सदिश है ये, जिसे डेल या नेबुला कहते हैं। ये ग्रेड के लिए भी है, ये डिव के लिए भी है और ये कर्ल के लिए भी है। तो ऐसा क्या है, तो आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको इसके बारे में भी बताऊँगा, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके मैथमेटिकल फिजिक्स और एक इस वाली बुक में भी है, तो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। उसके बाद है एक विमीय तल में प्रत्यास्थी संघट्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और ध्यान से समझिएगा। देखो जल्दी जल्दी समझाते हैं थोड़ा सा। माना m1 व m2 द्रव्यमान के दो प्रत्यास्थ पिंड a व b एक सरल रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में क्रमशः u1 व u2 वेग से गतिमान है, एक गिरा और एक गिरा, ठीक है। दो पिंड है और इनके द्रव्यमान m1 है, इसके द्रव्यमान इसका वेग u1 है, m2 u2 ये किससे, संघट्ट से पूर्व यानी कि टक्कर से पहले। उसके बाद टक्कर हुई और टक्कर के बाद इनके वेग क्या हो गए, v1 हो गए और v2 हो गए, ठीक है। बाकी ये क्या लिख रहा है सब आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। इसके बाद भाई क्योंकि ये पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट है, हमें पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट में दोनों के v1 की वैल्यू निकालनी है और v2 की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले संवेग संरक्षित रहेगा, तो संवेग संरक्षित रहेगा तो आपको सबसे पहला स्टेप करना है संवेग का, जो अभी हमने पढ़ा था कि m1u1 प्लस m2u2 बराबर होगा m1v1 प्लस m2v2 के, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करा, सिंपल सी बात है, 1-1 वालों को एक तरफ कर लिया और 2-2 वालों को एक तरफ कर लिया। देखो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। हमने m1u1, देखो m1u1 और इस वाले v1 को इधर ले आएंगे, जब ये वाला m1v1 ये v1 इधर आ जाएगा तो ये m1u1 माइनस m1v1 हो जाएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा m1, तो क्या बचेगा m1u1 माइनस v1। सेम ये u2 उधर चला जाएगा m2u2, तो यहाँ पे m2v2 और माइनस हो जाएगा m2u2, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, v2 माइनस u2 बचेगा। सिंपल, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन। ये कौन सी हो गई, पहली इक्वेशन हो गई आपकी। उसके बाद आगे चलते हैं, हमने ये भी देखा भाई पूर्ण प्रत्यास्थ है तो इसका मतलब निकाय की
गति ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी, गति ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी, तो हमने ये वाला भी फॉर्मूला लगा दिया गति ऊर्जा का। इसमें भी 1 1 वाले एक तरफ कर लिए और 2 2 वाले एक तरफ कर लिए। उससे पहले आपने देखा 1/2 1/2 1/2 1/2 दोनों में से कॉमन आएगा और कट जाएगा। और जब आप u1 देखो m1 u1 स्क्वायर है, यहाँ पर समझिएगा ये m1 u1 स्क्वायर है, ये m1 v1 स्क्वायर है। जब ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा m1, तो m1 कॉमन आ गया और यहाँ पे क्या बचा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। उसके बाद ऐसी सेम चीज़ ये उधर चला गया m2 u2 स्क्वायर वाला, तो यहाँ पे m2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। सिंपल, इतनी सी बात। अब आपने क्या करा, इन दोनों को, ये वाली इक्वेशन ली, ये दूसरी इक्वेशन और ये पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन में पहली इक्वेशन का डिवाइड दे दिया। देखो डिवाइड क्यों दे रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। ये हमने डिवाइड दे दिया दोनों का। जब हमने डिवाइड दिया तो सबसे पहला काम क्या हुआ, m1 से m1 कैंसिल हुआ, m2 से m2 कैंसिल हुआ और हमारे पास क्या बचा u1 v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर और अपन में u1 माइनस v1, ऊपर यहाँ पे बचा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपन में v2 माइनस u2। अब देखो ध्यान से देखिएगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा है भाई बचपन में ही 7th क्लास में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। इस फॉर्मूले का यहाँ पे बहुत ही अच्छे से यूज हो रहा है। ठीक है, कैसे यूज हो रहा है, देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि u1 माइनस वी1 और u1 प्लस वी1, ऐसी सेम v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, तो v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2। तो देखो माइनस वाला कट जाएगा स्टेप और यहाँ पे v2 माइनस u2 माइनस वाला कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा u1 प्लस वी1 बराबर v2 प्लस u2, u1 प्लस वी1 बराबर v2 प्लस u2। ठीक है, ये बचा हमारे पास में, ये भाई हमारे पास में मास्टर इक्वेशन आ गई। ठीक है भाई, इसी से सब कुछ हो जाएगा, इसी से सब कुछ करना है हमें, इसी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखो आगे चलते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गई भाई। ये देखो u1 माइनस u2 कर लो, चाहे v2 माइनस v1, मतलब उसी इक्वेशन में 2 वाले एक तरफ, u1 एक तरफ कर ले, u वाले और v वाले एक तरफ कर लिए। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है। आगे सबसे पहले देखो हमें v1 की वैल्यू निकालनी है, तो v1 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाली इक्वेशन में, ये जो मैंने बताई मास्टर इक्वेशन आई है, इसमें से हम, अगर हमें v1 की निकालनी है तो v2 की वैल्यू निकाल लेंगे इसमें से, और अगर v2 की निकालनी होगी तो v1 की निकाल लेंगे। तो हमें सबसे पहले v1 की वैल्यू फाइंड पता करनी है, मेन जो v1 की निकलेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस इक्वेशन से, ये जो चार आपको दिख रही हैं, ये u1 प्लस वी1 बराबर u2 प्लस v2, इसमें से हम v2 की वैल्यू निकाल लेंगे। जब v2 की वैल्यू सेपरेट करेंगे तो सोचो आप क्या बचेगा, v2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u1 प्लस v1 माइनस u2 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गई, v2 की वैल्यू निकाल ली हमने, तो v2 की वैल्यू आपकी क्या आ गई, u1 माइनस u2 प्लस v1 हो जाएगा। अब इसका ये जो v2 का मान है ये कहाँ पुट कर देंगे, ये हम संवेग वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर, इस जगह। ये जो पहली इक्वेशन थी इसमें किसका मान पुट कर देंगे, v2 का मान हम इसमें पुट कर देंगे। जब v2 का मान पुट कर देंगे तो ध्यान से देखिएगा, आप v2 का मान जब पुट करेंगे तो v2 की जगह, यहाँ पे v2 की जगह पे क्या आ जाएगा, u1 प्लस v1 और माइनस, देखो माइनस u2 एक ये है और उधर माइनस u2 पहले से था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2u2 हो जाएगा। ये हो गया माइनस 2u2। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर अब हमने क्या करा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहले मल्टीप्लाई कर लिया, हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे और v1 वाले एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, v1 वाले एक तरफ कर लेंगे, क्योंकि हमें v1 निकालना है, हमें क्या निकालना है, v1 निकालना है। तो देखो सबसे पहले जब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, m1 u1 माइनस m1 v1, m2 u1 m2 v1 और यहाँ पे माइनस m2 u2 m2। ठीक है, तो देखो ये जो m2 u1 होगा, v1 होगा, ये उधर चला जाएगा और यहाँ पर m1 v1 माइनस का ये बचेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या होगा कि, देखो मैं यहाँ पे आपको अलग से समझाता हूँ, इस इक्वेशन को थोड़ा इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा भाई। देखो सबसे पहले m1 और u1 मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस m1 और v1 बराबर m2 u1 प्लस m2 फिर v1 फिर माइनस 2 m2 और u2। ये हो गया हमारा, है ना। हमने देखा भाई ये m2 v1 है और ये m1 v1 है। ऐसा करो, इसको इधर भेज दो, है ना, m1 v1 है, हमें v1 चाहिए, v1 को सेपरेट करना है, तो इसको इधर भेज देंगे। तो जब इसको इधर भेज देंगे तो ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, v1 कॉमन आ जाएगा। जब v1 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ब्रैकेट में m1 प्लस m2 बचेगा। बाकी सब जो बचा हुआ है सब उधर भेज देंगे। तो जब सब उधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास में, देखो u1
देखो ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे इसने माइनस कॉमन लेके दूसरे तरीके से कर दिया है। बाकी जब आप इसे सॉल्व करेंगे v1 बराबर निकालेंगे तो आपका जो निकल के आएगा m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 अपॉन में m1 प्लस m2 u2। ठीक है, सेम चीज आपको क्या करनी है, आपको उसी इक्वेशन में से जो मास्टर वाली इक्वेशन बताई थी वहां से v1 की वैल्यू निकालनी है और दोबारा से जो संवेग वाली इक्वेशन है उसमें पुट कर देनी है। जब उसमें आप पुट कर देंगे तो आपका जो निकल के आएगा वो v2 बराबर निकल के आ जाएगा 2m1 अपॉन m1 m प्लस m2 u1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। ठीक है, अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आते तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये पूरा डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बस थोड़ी सी कैलकुलेशन पे ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, संघट आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय गाइज।